Good morning everyone. Today I am going to explain you 6th chapter of history, formation and objectives of the Muslim League and the Lucknow Pact of 1916. As you know that in our country national movement was going on at that time, and every people of India wants freedom of our country from British rule. And during that movement a new sentiments वर अराइज एट दैट टाइम. जब ये मूवमेंट चल रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रीडम के लिए, तो उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल की, उन्होंने देखा कि जब पूरी पब्लिक एक साथ मिल करके यूनिटी करके हमारे अगेंस्ट में प्लान कर रही है और हमें यहाँ से निकालना चाह रही है, तो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि तोड़ दो, इन लोगों को तोड़ दो. जब लोग एक साथ रहेंगे तो उनको डिफीट करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जब लोग टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो उनको डिफीट करना, वो इजीली उनको डिफीट कर सकेंगे. तो इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई डिवाइड एंड रूल की. तो एक हद तक वो इस पॉलिसी में कामयाब हो गए. इसका क्या हुआ कि देयर वॉज एन अंडर करेंट ऑफ कम्युनल एलिनेशन साइमल्टेनियसली एट वर्क. मीन्स जब ये स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, उसके साथ साथ ही ये कम्युनल डिस्टर्बेंस भी स्टार्ट हो गया. ये कब हुआ? दिसंबर 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये फॉर्मेशन हुई. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि आज ढाका के नाम से जाना जाता है. एंड जब 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था, पूरी इंडिया के लोगों ने, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब ने एक साथ मिल करके उसमें पार्टिसिपेट किया था. लेकिन ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी के बाद मुस्लिम लीग अपना एक अलग फॉर्मेशन किया और हिंदू मुस्लिम में डिस्टर्बेंस आ गया उनके अंदर. And it led to a situation where Muslims began to see their interests as something different from that of the Hindu. मुस्लिम ने अपने अलग व्यूज से देखा और अपने को हिंदू से सेपरेट करना चाहा. फैक्टर्स प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्या क्या फैक्टर्स थे? चेंज इन ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम. जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये हिंदू मुस्लिम एक साथ यूनाइट होकर के फाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम्स को कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया. मीन्स उनके ऊपर अपना फेवर स्टार्ट कर दिया मुस्लिम्स के डिमांड्स को पूरे करने के लिए. और उन्होंने देखा कि ये एक साथ हैं, तो उन्होंने इसको चाहा कि ये डिसयूनाइट हो जाए. दे ट्राइड टू डिवाइड द पीपल एंड इनकरेज कम्युनल एंड सेपरेटिस्ट एटीट्यूड्स इन इंडियन पॉलिसीज में. उन्होंने देखा कि जब एक साथ हैं, इनको अलग कर दें और फिर उसको सपोर्ट करें, तो इस तरह क्या होगा कि वो मुस्लिम्स का फेवर गेन कर लेंगे. लैक ऑफ एजुकेशन. At that time, Muslim people were not aware of Western education, and they thought that it's not fair. उनको वेस्टर्न एजुकेशन पसंद नहीं थी और वो इसको सही नहीं समझते थे. तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट दे वर इलिटरेट. उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती थी. तो जब उनके पास नॉलेज नहीं रहती थी, तो जैसे ब्रिटिशर्स उनको गाइड करते थे, वो उस तरह गाइड हो जाते थे. जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया, उसको 2 प्रोविंस में डिवाइड किया, तो एक प्रोविंस को उसने मुस्लिम्स को दे दिया. उसने एक तरह से एक फेवर शो करा मुस्लिम्स के ऊपर कि मैंने एक प्रोविज़न सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए कर दिया है. तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, मुस्लिम्स को अपने अंडर में लेने की. लॉस ऑफ मुगल सॉवरेनिटी. Before the arrival of the British, many rulers in India had been the followers of Islam. ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले क्या था, यहाँ पर मुग़ल एम्पायर थे. तो जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे, बहादुर शाह ज़फ़र, उनको थ्रोन आउट किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था. तो जब ब्रिटिशर्स ने उनको थ्रोन आउट किया, तो इससे क्या, उनके अंदर सेंटिमेंट्स हो गया. उनको मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे. तो ब्रिटिशर्स को ये फियर होने लगा, ये डर होने लगा कि क्योंकि हमने उनके लास्ट किंग को थ्रोन आउट कर दिया, तो ये हमसे रिवेंज ले सकते हैं किसी भी टाइम, ये सारे मुस्लिम. तो इन्होंने इसलिए भी उनको अपने सपोर्ट में करना चाहा. कम्युनल टेंशन हिस्ट्री राइटिंग. उस टाइम पे क्या होता था,
उस टाइम पे मीडिया तो होती नहीं थी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जाता था, या फिर हिस्ट्री राइटिंग होती थी। तो जो भी हिंदूज़ राइटर्स थे और जो भी मुस्लिम राइटर्स थे वो अपने अपने रिलीजन्स के बेस पर वो राइटिंग लिखते थे। तो इससे क्या होता था, एक डिफरेंस पैदा होता गया दोनों के बीच में, रिलीजियस टेंशन एक्सप्रेशन, उनके जो दोनों का, हिंदूज़ का मुस्लिम्स का जो कल्चर था वो दोनों डिफरेंट था। तो ये चाहते थे, मुस्लिम्स चाहते थे कि उनके कल्चर्स के बेस पर उनका एक अपना अलग प्रोविज़न हो जहाँ पर वो सिर्फ मुस्लिम्स का रूल हो। तो इस तरह इन्होंने अपने आप को हिंदूज़ से अलग कर लिया था। उसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया में क्या थी उस टाइम, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। एंड क्या, इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। दिस टेम्प्टेड द पीपल टू आस्क फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। तो इससे क्या हुआ, लोग अपनी जॉब के लिए रिजर्वेशन मांगने लगे कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। और बोथ द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट द ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ जॉब बिकॉज दे फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू अचीव देयर सेल्फिश एंड्स ओनली। तो वो उस जॉब को पाने के लिए अपनी जॉब्स को पाने के लिए वो रिजर्वेशन मांगने लगे थे, हिंदूज़ भी और मुस्लिम भी। वो इस चीज़ से अवेयर नहीं थे कि ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स की है, ब्रिटिशर्स ने उनको तोड़ दिया है और जिसकी वजह से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो रही है इंडिया में। सर सैयद अहमद ख़ान, ये सारी जो चीज़ें होती गई तो इनमें जो रिफॉर्म के लाए वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। उन्होंने मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंदर एक न्यू लाइफ ब्रॉड किया एंड ही रियलाइज दैट द रीज़न फॉर मुस्लिम बैकवर्डनेस वॉज देयर लैक ऑफ एजुकेशन। उन्होंने ये अवेयर कराया कि क्योंकि मुस्लिम्स में एजुकेशन की कमी है तो इस वजह से वो बैकवर्ड है। तो उन्होंने कुरान के बेसिस पे, कुरान की टीचिंग के अकॉर्डिंग मॉडर्न आइडियाज़ लाए मुस्लिम्स के अंदर और उनको एजुकेट करने की स्टार्टिंग करी। उसके लिए उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ में इस्टेब्लिश किया एंड द अलीगढ़ कॉलेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रीवाइटलाइजिंग द मुस्लिम। पहले तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी में सपोर्ट किया, मीन्स वो भी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ यूनाइट हो जाएं और तब हम ब्रिटिशर्स से फाइट करें। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स अपनी अपनी पॉलिसीज़ देते गए तो उनको ये अफ्रेड हो गए, वो उनको डर लगने लगा कि अगर ब्रिटिश विड्यू करेंगे, यानी कि जब वो जाएंगे तो हिंदू, क्योंकि वो उस टाइम पे मुस्लिम जो थे वो माइनॉरिटी थे, कम उनकी ज़्यादा नंबर्स नहीं थे, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, हिंदू की मेजॉरिटी थी। तो उनको ये डर हो गया कि जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में रूल करेगी और जो कि मुस्लिम्स के लिए अनफेयर है। इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, तो इनका क्या, इससे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, जो उन्होंने कॉलेज इस्टेब्लिश कराया उससे जो है मुस्लिम्स एजुकेटेड होने लगे, मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है वो भी डोमिनेट करने लगी और हिंदू के साथ वो उनको भी मतलब डरने लगा, जैसे हिंदूज़ अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं वो भी अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएं। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी इन उत्तर प्रदेश में उस टाइम पे क्या होता था, जो कोर्ट होते थे उनकी लैंग्वेज उर्दू होती थी, जितनी भी पिटीशंस होती थी, जो भी रिट्स होती थी वो सब उर्दू में लिखी जाती थी। तो इसके लिए वहाँ के कुछ लोगों ने, जो भी नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने ये आवाज़ उठाई, ये डिमांड किया कि यहाँ के लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने लगी हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द यूज़ ऑफ हिंदू रिलीजियस आइडियम्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो एक प्रोविंस पूरा मुस्लिम्स के लिए कर दिया और दूसरा प्रोविंस जो था वो भी हिंदू मुस्लिम मिक्स थे, उसमें हिंदू की मेजॉरिटी कम थी ये दोनों प्रोविंस में। तो ये चीज़ें भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करने लगी। डेप्यूटेशन टू लॉर्ड मिंटो जो कि लॉर्ड कर्जन के बाद इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्होंने इंडिया को ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी इसको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने से रोकना चाहा, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये मुस्लिम पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो जाएंगी तो उनके लिए डेंजरस हो जाएगी ये चीज़। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग कमेटी अपॉइंट करी और जो कि मुस्लिम्स का सपोर्ट करती थी।
और इसके लिए बहुत सारी डिमांड्स लाया गया कि द मुस्लिम शुड बी ग्रांटेड रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल। जो काउंसिल होता था उसमें मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और उनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेस पे उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया जाए, बल्कि उनकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के बेस पे दिया जाए। इस तरह बहुत सारी डिमांड हुई और जो कि उन्होंने पूरा किया वो वाइसरॉय ने। फाउंडिंग ऑफ द मुस्लिम लीग, उसके बाद मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई। 1857 टू 1870 द ब्रिटिश ट्राइड टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द हिंदूज़। 1857 से 1870 तक ब्रिटिशर्स ने अपना रिलेशनशिप हिंदूज़ के साथ अच्छा रखा, लेकिन जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मुस्लिम्स जो हैं वो वीक हैं और जो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि नेशनल मूवमेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे और ये उनके लिए डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि इन दोनों कम्युनिटीज़ को लड़ा दिया जाए आपस में, यानी कि हिंदू और मुस्लिम आपस में ही लड़ने लगे तो उनका रास्ता साफ़ हो जाएगा, उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो दोनों को ईज़िली डिफीट कर सकते हैं। द मुस्लिम लीग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, the success of the meeting of the Muslim delegates with the Viceroy filled them with a new zeal which quickened their political consciousness। जो वाइसरॉय थे उन्होंने जो मुस्लिम्स की डिमांड्स को पूरा करा तो उनको भी अब उनके अंदर एक न्यू ज़ील हो गया कि वो पॉलिटिक्स में आने के लिए इंटरेस्टेड होने लगे और वो भी चाहने लगे कि वो भी पॉलिटिक्स में रहें। तो वहाँ के ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करी एंड फ्लोटेड द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। उन्होंने एक ये इस्टेब्लिश करना चाहा एक एसोसिएशन जो से मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को देख सके। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फीलिंग ऑफ लॉयल्टी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू रिमूव एनी मिसकॉन्सेप्शन दैट मे अराइज एज टू द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन मुस्लिम्स। इंडिया के मुस्लिम थे, उनको प्रमोट करना था और वो ये ब्रिटिशर्स के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनका सपोर्ट करने लगे थे तो वो अपने आप को ये प्रूव करना चाहते थे कि वो भी ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल हैं और उनके पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका ऑब्जेक्टिव था मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। टू प्रिवेंट द राइज अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज विदाउट प्रेजुडाइज टू द अफॉरसेड ऑब्जेक्ट ऑफ द लीग। इस तरह ये सारे इसके एम्स थे इस एसोसिएशन के। और a small group of educated and modern Muslim young men were attracted toward radical and nationalist ideas and asked the Muslim to join the Congress। जो कुछ एक छोटा सा ग्रुप था एजुकेटेड लोगों का और यंग मुस्लिम मैन का, वो उन्होंने धीरे धीरे वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए अट्रैक्ट होने लगे। एंड उसमें उन लोग के उसमें जो लीडर्स थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल ख़ान एंड मजहरुल हक, ये सब लीडर थे। इन्होंने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी में उनको भी ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो इस तरह फिर लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। इसमें क्या हुआ कि जब हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे और वो अपनी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी इंडिया को फ्री नहीं कर रहे थे। तो जब इस तरह ये होने लगा तो लोग ने सोचा कि हमें फिर से एक साथ हो जाना चाहिए। इसके लिए लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में और इसका जो सपोर्ट किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। एंड even Bal Gangadhar Tilak, who had been released from jail, gave his support to the British war effort. India helped Britain wholeheartedly with men, money and material, and Indian soldiers fought side by side with troops from Britain and its dominions on the battlefield of Europe and the Middle East। जब नेशनलिस्ट जो शुरू में नेशनलिस्ट थे, जब वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद भी जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो जब बाल गंगाधर तिलक जो जेल से रिलीज़ हुए, उन्होंने भी ब्रिटिश वॉर के लिए सपोर्ट किया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई उसके बाद क्या हुआ, इंडियन सोल्जर्स ने पूरा सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, लेकिन उनको
उनके साथ फिर भी ब्रिटिशर्स ने पार्शियलिटी करी, उनको वो सारी चीज़ें नहीं दी जो उनको देनी चाहिए। तो इस तरह इन लोग ने क्या किया, मिल कर के फिर से एक होना चाहा। और Hindu Muslim relation during the First World War, many international events took place that changed the attitude of Muslim towards the British. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए जिसने मुस्लिम्स के एटीट्यूड को चेंज कर दिया। एंड उसके बाद फिर मुस्लिम्स क्या हो करने लगे, मिलने लगे हिंदूज़ के साथ। और ये लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, जिसमें ये बात रखी गई कि जो मुस्लिम्स हैं जब वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी आधी से ज़्यादा सीट दी जाएगी। इसमें क्या क्या क्लॉज और टर्म्स थे। इंडिया मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिपेंडेंसी बट एज अ सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट, एन इक्वल पार्टी विद इक्वल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ द एम्पायर। मीन इंडिया जो है डिपेंड नहीं रहेगा, अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट रहेगा वो। और द माइनॉरिटीज शुड बी गिवन एडिक्वेट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्टेड बॉडीज़। माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको भी पूरा एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इलेक्शन बॉडीज़ में। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट ऑर्डिनली इंटरफेयर इन द लोकल अफेयर ऑफ अ प्रोविंस। जो अलग अलग प्रोविंस रहेंगे इंडिया के, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। नो बिल कुड बी इंट्रोड्यूस बाय अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इफ़ इट अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ एनी कम्युनिटी। अगर किसी ने इन कम्युनिटी के इंटरेस्ट को अफेक्ट करा होगा तो वो कोई भी अपना बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। Each bill passed by the legislator should be effective unless vetoed by the Governor General in Council। जो भी बिल रहेगा लेजिस्लेटर के थ्रू जो पास होगा वो इफेक्टिव रहेगा जब तक कि उसको गवर्नर जनरल वीटोड नहीं करेगा। इसके क्या क्या इम्पैक्ट, क्या क्या सिग्निफिकेंस हुए। द लखनऊ पैक्ट वॉज हेल्ड एज अ ग्रेट अचीवमेंट, इट सिम्बलाइज हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द कंट्री। तो इसने एक तरह से एक अचीवमेंट किया कि इसने हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया कंट्री में। द कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड इट्स सेक्युलर कैरेक्टर बाय एक्सेप्टिंग द स्कीम ऑफ अ मुस्लिम इलेक्टोरेट। मीन मुस्लिम ने कांग्रेस की डिमांड को एक्सेप्ट किया और कॉम्प्रोमाइज़ किया उसके साथ, और कांग्रेस ने मुस्लिम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। द लीडर ऑफ द कांग्रेस एंड द लीग डिड नॉट वांट टू गिव द गवर्नमेंट एनी एक्सक्यूज फॉर डिलेइंग अ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, बोथ डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट। मीन दोनों की यही डिमांड थी कि वो सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे और वो ब्रिटिश रूल नहीं चाहते थे। द लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस इज़ नोटेबल बिकॉज एट दिस सेशन द असर्टिव नेशनलिस्ट एंड द अर्ली नेशनलिस्ट वर रिकनसाइल्ड। प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, असर्टिव नेशनलिस्ट पार्टी में और अर्ली नेशनलिस्ट पार्टी में। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो एग्रेसिव थे और जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे। तो जब ये लखनऊ सेशन हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, तो इसमें ये दोनों जो पार्टी थी वो एक साथ फिर से रिकनसाइल्ड हो गई। इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए इस पैक्ट के। द कांग्रेस फेल टू रिटेन इट्स सेक्युलर कैरेक्टर बाय एग्रीइंग टू अ स्कीम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्योंकि मुस्लिम्स के साथ उसने एग्री कर लिया था, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, तो कांग्रेस अपना ये सेक्युलर कैरेक्टर को रिटेन करने में फेल हो गई थी। This scheme provided for Muslim representation in the council in excess of their proportion in the total population। इसमें क्या, ये स्कीम में क्या प्रोवाइड किया गया था कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काउंसिल में अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा उनका नंबर दिया गया था। द कॉम्प्रोमाइज़ डिमांडेड मोर सेक्रीफाइस ऑन द पार्ट ऑफ द हिंदूज़। मीन हिंदूज़ को ये लगने लगा कि उनको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है मुस्लिम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। बाय एक्सेप्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम द कांग्रेस पेव द वे फॉर फ्यूचर कम्युनल टेंशन इन द कंट्री। मुस्लिम्स को ज़्यादा इलेक्टोरेट प्रोवाइड करके कांग्रेस ने क्या कर लिया था, आगे के लिए एक टेंशन क्रिएट कर लिया था। एंड द स्कीम डिड नॉट इन्वॉल्व द मासेस ऑफ आइदर द हिंदू और द मुस्लिम कम्युनिटी। ये दोनों ये जो पैक्ट हुआ था लखनऊ पैक्ट, ये दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर्स के बीच में हुआ था। मीन्स इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं थी, हिंदू मुस्लिम मासेस इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे। इट्स ऑल अबाउट द दिस चैप्टर। Thank you.